अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ईयर फिज़िक्स, इसे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने इस नया चैप्टर को। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है जो अमूमी तौर पर आप देखते होंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये इसका दूसरा नाम है बेटा हमारे इस चैप्टर का। इसको बेटा सिंपल डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मूविंग चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स को स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था बेटा इसके जो इब्तदाई कुछ चैप्टर्स हैं हमारे वो चार्ज पर बेस्ड हैं, मतलब कि चार्ज रेस्ट में है। तो हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। अब चार्ज मूव करना शुरू कर रहा है और मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करना है। तो ये फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाती है या इसे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। अमूमी तौर पर बेटा अगर किसी एक कंडक्टर को ऑब्ज़र्व किया जाए तो इसके अंदर एटम्स और एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी भी एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से ही बेटा किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है। तो इनकी मोशन की वजह से क्या कुछ एक कंडक्टर की खसूसियात होती हैं, किस तरह से एक कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर कर रहा होता है, इस सारी चीज़ों का अहाता किया जाएगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो हमने कंडक्टर बनाया हुआ है हमेशा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो उस वक्त हो पाएगा बेटा जब हम इसके साथ कोई एक बैटरी कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, बैटरी के कनेक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स किसी एक सर्टन एरिया एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर में से खातर खा पास कर रहे होते हैं और टाइम के लिहाज से अगर ये पास हो रहे हों तो हम इनको बेटा क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इसको बेटा डिफाइन भी ऐसे किया जाता है, रेट ऑफ flow of charge carriers through any cross sectional area of the conductor is called as current, इसको बेटा कहा जाता है। जब तक के बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी भी कंडक्टर में से करंट पास नहीं करता। तो करंट क्यों नहीं पास करता इसको बेटा आगे हम डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो जैसे ही बेटा बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक सर्टन एरिया एलिमेंट में से किसी एक ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कंडक्टर के काफ़ी सारे चार्ज कैरियर्स टाइम के लिहाज से पास कर रहे होते हैं और इसको फिज़िक्स के अंदर बेटा कहा जाता है करंट। मैथमेटिकली तौर पर बेटा इसको लिखा जाता है I इज़ इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्यू डिवाइडेड बाई टी भी इसको आप कुछ बुक्स के अंदर देखेंगे, इट्स ओके, एक ही आपके पास इसका फार्मूला है। अब अगर इसका बेटा आप यूनिट बनाना चाहेंगे तो यूनिट के अंदर आई क्यू, चार्ज हमेशा बेटा कॉलम के अंदर और टाइम को बेटा आप सेकंड के अंदर, तो कॉलम पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट बन जाता है। अब इस कॉलम को बेटा मज़ीद फर्दर अगर आप SI बेस यूनिट्स के अंदर लिखना चाहेंगे तो आपके पास ये वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस कॉलम पर सेकंड को नाम दिया जाता है बेटा एम्पेयर का। ठीक है बेटा, फॉर द फर्स्ट टाइम एम्पेयर ही वो फिजिस्ट थे जिन्होंने एक कंडक्टर में से करंट के फ्लो और किस वजह से हो रहा होता है इसकी वजाहत दी थी। अब एम्पेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ़ द वन कॉलम चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट्स करंट विल बी 1 एम्पेयर। उसके में से पास करने वाला जो करंट होगा बेटा वो 1 एम्पेयर का होगा। अब इसके लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा जाता है 1 एम्पेयर बराबर होगा बेटा 1 कॉलम पर 1 सेकेंड, इसको लिखेगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर अगर एक कॉलम चार्ज पास कर रहा है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखना है। अब इस फार्मूला में से दो हमारी जो इम्पॉर्टेंट MCQs बनती हैं उन MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर ये तो आपके पास कोई एक ग्राफ है जो कि QT ग्राफ है, चार्ज टाइम ग्राफ। इस QT ग्राफ का स्लोप बेटा आपको करंट देगा। ये स्लोप हम फाइंड कैसे करते हैं, इसकी क्या कुछ अंदाज होते हैं, ये मैं अब ऑलरेडी आपको बड़ा एक डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ। दूसरा बेटा इसमें से जो MCQs बनती हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ करंट और टाइम के दरमियान में है
आईटी ग्राफ का आपको हमेशा बेटा याद रखिएगा, एरिया ही चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्यू के बारे में बता रहा होता है। यहाँ स्लोप बेटा आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछ रहा होता है। एरिया स्लोप हमने कैसे फाइंड करना है वो हमारे डिटेल लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप बेटा जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। अब एम्पेयर की डेफिनेशन के बाद हम बेटा चार्ज कैरियर्स की नेचर को देखते हैं कि किसी भी एक मटेरियल में से चार्ज कैरियर्स की नेचर कैसे होती है, किस तरह की होती है। अगर तो बेटा बात की जाए मेटल्स की, मेटल्स में आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको अमूमी तौर पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे होते हैं। अगर वहीं इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट में बेटा दो आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आपके पास चार्ज कैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, गैसेस के अंदर आपके पास फ्री जितने भी आयंस होते हैं वो फ्री आयंस चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेटा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स को जहन में रखिएगा, इनमें से हो सकता है वो आपसे एमसीक्यूज पूछ ले। दो टाइप्स इस करंट की जाती हैं। एक को कहा जाता है बेटा कन्वेंशनल करंट। लफ्ज़ कन्वेंशन उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल जो लफ्ज़ मीनिंग्स में किए जाते हैं वो रिवायत के हैं, रिवायती तौर पर, यानी कि इब्तदा के अंदर ऐसा लोग समझते थे कि जो करंट का फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो फ्लो कर रही है, ये इब्तदा से सोचा जाता था। तो इसी वजह से कन्वेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रिवायती अंदाज करंट का। इसको बेटा डिफाइन कैसे करते हैं, करंट विच पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। एक ऐसा करंट जो कि एक हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो करे, इसको बेटा नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट का। या दूसरे लफ्ज़ों में जो आपने 9th क्लास के अंदर भी डेफिनेशन की होगी, द करंट विच फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के मस्बत टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको बेटा नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट का। जबकि करंट की दूसरी बेटा टाइप आपके पास होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, द करंट विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। एक ऐसा करंट जो कि लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होता है, इसको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। या इसकी दूसरी डेफिनेशन की जाती है, द करंट विच फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक ऐसा करंट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, उसको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। और एक बात इसके अंदर नोटिस रखने की है बेटा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अक्सर बुक्स के अंदर जहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ना इलेक्ट्रॉनिक करंट का, तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। अगर वो सिंपली करंट भी अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है तो उससे आपके पास बेटा कन्वेंशनल करंट होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक करंट वहाँ पर नहीं लेना। अक्सर चूँकि काफ़ी सारे हमने सर्किट्स ऐसे देखने हैं जहाँ पर करंट के फ्लो को हमने बेटा नोटिस करना होता है। ख़ास करके इस चैप्टर के अंदर जब हम किरचॉफ रूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने ये लफ्ज़ जहन में रखने हैं। अगर तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल भी करेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर, तो हमने फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना है। अदरवाइज़ अगर वो लफ्ज़ जस्ट करंट इस्तेमाल करता है तो हमने कन्वेंशनल करंट की बात करनी है, हमने इस रिवायती करंट को देखना होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ दो टाइप्स इस करंट की जो हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये साबित हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में से हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट पैदा होता है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो जितनी मिकदार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहे होते हैं, उतनी ही बेटा पॉजिटिव दूसरी साइड से पहले साइड की तरफ आ रहे होते हैं, तो दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में इनकी वजह से कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, चाहे वो आप कन्वेंशनल करंट लें या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट लें। अब इसके बाद बेटा करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो इनमें से करंट बेटा कैसे फ्लो करता है। पहली तो बात ये बेटा, कोई भी आपके पास कंडक्टर हो, ठीक है बेटा, किसी भी एक कंडक्टर के लिए जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंगल एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होते, सिंगल एटम के साथ नॉट बॉन्डेड। ये शेयर्ड भी होते हैं। हो सकता है बेटा कि ये हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी बॉन्डिंग प्रोसेस से एक से ज़्यादा एटम्स के पार्टिसिपेशन के अंदर मौजूद हो, क्योंकि आप इसको पढ़ते हैं कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आखिरी मदार होता है किसी भी एक एटम का, उसके अंदर उसने अपने ऑक्टेट को पूरा करना होता है। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ या तो शेयर बना लेता है या फिर किसी न किसी बॉन्डिंग प्रोसेस के साथ जुड़े होते हैं। तो आप इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को ये बिल्कुल नहीं कह सकते ये पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स है या फिर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम सिंपल दो एटम का ये कंसिड्रेशन बनाना चाहें। तो इसीलिए जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्टर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक कंडक्टर के अंदर यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए जाएंगे एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर किसी एक कंडक्टर के ऊपर देखें, उसको बेटा जैसे ही किसी कनेक्टिंग वायर्स की मदद से हम जोड़ते हैं किसी एक सेल के साथ, तो सेल में गौर कीजिएगा हमेशा नेगेटिव यानी कि चार्ज कैरियर्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ये फ्लो करते हुए मेटल्स में से पास करेंगे और उसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंचेंगे। अब दो तरह के करंट मैंने यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए से आपको बताए हुए कि एक तो आपके पास होगा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, ये एरो हेड मैंने बनाया हुआ है। जबकि अगर बेटा वही इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को देखें, मैंने नेगेटिव से इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इसको मूव कराया हुआ है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट हो जाता है जो कि ड्यू टू मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था किसी कंडक्टर के अंदर। इसके बाद अगर बेटा किसी भी एक कंडक्टर के लिए देखा जाए तो उसके अंदर एटम्स हमेशा अपनी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में मौजूद होते हैं। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ना एंड होने वाली बेटा वाइब्रेशन होती है तमाम तरह एटम्स के पास, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे ये बेटा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये ऐसे मूव करेगा, सामने वाले एटम्स के साथ कोलाइड करेगा, वहाँ से ऐसे मूव करता हुआ फिर ऐसे जाएगा, सामने से इस के साथ कोलाइड कर जाएगा। तो यूं एक इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये आगे भी मूव करता है, सामने आने वाले एटम से कोलाइड भी कर जाता है, फिर मूव करता है, फिर उससे कोलाइड कर जाता है। तो ड्यू टू कोलिजन अ नंबर ऑफ कोलिजन्स इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ हो जाती हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ एटम से टकराने के बाद वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद मूव नहीं कर सकेंगे। तो अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि जब भी किसी एक कंडक्टर को ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट बैटरी, आपने कोई बैटरी उस पर कनेक्ट नहीं की है, तो तमाम तर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा ये ड्रिफ्ट तो कर रहे होते हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ स्पीड इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लेकिन ड्यू टू कोलिजन विद द एटम्स ये अपनी 2-3 या कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से किसी अगर एक सर्टन एरिया एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर को ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें से बेटा खातर खा इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स टाइम के लिहाज से पास नहीं कर रहे होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि नो करंट। ठीक है बेटा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि सर्टन एरिया एलिमेंट में से टाइम के लिहाज से कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पास कर रहे हैं, यही हमने करंट डिफाइन किया हुआ था। तो इस तरह के कंडक्टर के अंदर जो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है उसके अंदर हम यहाँ यही असेसमेंट करते हैं कि किसी किस्म का कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब इससे बिल्कुल ये जहन नहीं बनाना कि इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं हैं पड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, वो बेटा यहाँ पर ड्रिफ्ट भी कर रहे होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़रूर होती है। ठीक है बेटा, वी डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि ये आगे की तरफ मूव भी करेंगे, एटम्स के साथ कोलाइड भी करेंगे, आगे की तरफ मूव भी करेंगे, एटम के साथ कोलाइड करेंगे।
तो इतनी इनके पास ये वेलोसिटी नहीं होती कि अगर किसी एक सर्टेन एरिया एलिमेंट को देखें तो उसमें से टाइम के लिहाज से अच्छे खासे चार्ज कैरियर पास हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। फिर जब इसी ही कंडक्टर को बेटा आप कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी की मदद से, बैटरी जैसे ही कनेक्ट करते हैं आप बेटा कोई एक एक्सटर्नल फील्ड सेटअप करा देते हैं, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल फील्ड सेटअप हो जाता है। एक्सटर्नल फील्ड के ज़रिए असर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स अब फील्ड की वजह से भी फोर्स महसूस करेंगे, यूं इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा वी डी 10⁻³ आपके पास मीटर फी सेकंड को पहुंच जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पीड इसके पास हो जाने की वजह से अब अगर आप एक स्पेसिफिक सर्टन एरिया एलिमेंट को देखना चाहेंगे, उस एरिया एलिमेंट में से टाइम के लिहाज से काफ़ी अमाउंट के अंदर चार्ज कैरियर्स पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो करंट इसलिए फ्लो कर रहा होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास अच्छी खासी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक ख़ास पॉइंट से काफ़ी मिकदार के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, करंट उस वक्त फ्लो करता है जब आप एक सेल को जोड़ेंगे, एक बैटरी को जोड़ेंगे किसी कंडक्टर के साथ और एक क्लोज्ड सर्किट पूरा होगा, फिर जाकर वहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब दूसरी बात जो यहाँ पर नोटिस करने की है वो ये है कि हमारे पास बेटा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते, तो हम ड्रिफ्ट करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसीडर करते हैं कि इनके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन बेटा कैसे करते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन की जाती है, द एवरेज constant speed with which the free electrons drift when the current flows through the conductor is called as drift velocity, इसको कहा जाता है। और इसकी वैल्यू जो है बेटा आपके पास वो 10⁻³ मीटर फी सेकंड इसकी वैल्यू होती है। एक और इसमें से एमसीक्यूज बनाता है कि अगर आप इसको देखना चाहें तो 10⁻³ इसको बेटा आप मिलीमीटर भी कह सकते हैं, तो आपके पास जस्ट 1 मिलीमीटर फी सेकंड भी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काउंट की जाती है। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर बात की जाए कि जब भी रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी एक कंडक्टर के लिए वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पास सेवरल 100 किलोमीटर्स तक, सेवरल 100 किलोमीटर्स तक इनके पास आ जाती है, इतनी ज़्यादा रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके पास वेलोसिटी आ जाती है जो कि आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जाती है। तो ये थी कुछ बेटा इब्तदाई डेफिनेशंस जो हमने देखनी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।